लास्ट वीडियो में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज में आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेंज इस एक्ट के तहत ये किया गया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो टोटल मेंबर्स थे 24, उसे रिड्यूस करके कितना कर दिया इन्होंने, 18 कर दिया। ठीक है, यानी पहले 24 मेंबर्स थे, अब 18 मेंबर्स कर दिए। एंड उसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि 6 मेंबर जो हैं उन्हें ब्रिटिश क्राउन क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। ठीक है, अब चार्टर एक्ट 1833 से लेकर 1853 के बीच के 20 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एक्सपेंड हो गई थी, क्योंकि इसी बीच सिंध एंड पंजाब को इन्होंने अपने में मिला लिया था और लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर काफ़ी सारे एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था। तो जो कंपनी की टेरिटरी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी थी। अब इन टेरिटरीज़ को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट प्रेसिडेंसीज एंड प्रोविंसेस बनाने का जो काम था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसे दे दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि वो नए प्रेसिडेंसीज या नए प्रोविंसेस भी बना सकती है और किसी एरिया को पुराने वाले प्रोविंसेस या प्रेसिडेंसी में ऐड भी कर सकती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई थी 1853 के चार्टर में। सेकेंड चीज़ ये हुई कि अब तक के चार्टर्स में हम देख रहे थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। ठीक है, और क्या किया था, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को उसके अंडर कर दिया। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल भी काम करता था और एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी काम करता था। ठीक है, तो कंपनी का टेरिटोरियल एरिया इंक्रीज होने के कारण इसका वर्कलोड भी इंक्रीज हो गया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या किया कि बंगाल के लिए अलग से गवर्नर दे दिया और सभी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर कर दिया। ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ हुई थी। नेक्स्ट है थर्ड चीज़ ये हुई थी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को भी मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, यानी 1833 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इस चीज़ को, लेकिन तब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका इम्पोज कर दिया था। लेकिन 1853 में ये कह दिया गया था कि इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड चीज़ हुई थी। फोर्थ चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि पहले के सारे चार्टर्स में कंपनी को कमर्शियली या पॉलिटिकली इंडिया में स्टे करने का जो टाइम है वो 20 ईयर्स तक बढ़ा दिया जाता था। बट 1853 के चार्टर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। बस इतना ही लिखा गया था कि कंपनी इंडियन एक्टिविटीज़ को तब तक देख सकती है जब तक ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी, और ब्रिटिश क्राउन कभी भी टेक ओवर ले सकती है। ठीक है, तो ये फोर्थ चेंज था। फिफ्थ चेंज जो हुआ वो ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डेडिकेटेड 6 लॉ मेंबर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, जिनका काम क्या था, लेजिस्लेशन यानी लॉ मेकिंग। ठीक है, और इन 6 लॉ मेंबर्स में से एक कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। ठीक है, और एक एनी अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी के 4 मेंबर्स आएंगे फ्रॉम बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो सेंटर में पहुंचना स्टार्ट हो गया था। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें मेजरली 5 चेंजेस हुए थे। नंबर 1 क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को 24 से घटाकर 18 कर दिया, एंड जिसमें से 6 को ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे दी प्रोविंसेस एंड प्रेसिडेंसीज बनाने की। ठीक है, नंबर 2 क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग होगा और गवर्नर ऑफ बंगाल अलग होगा। नंबर 3 क्या था, इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को मंजूरी मिली। नंबर 4, कंपनी को कहा कि जब तक ब्रिटिश क्राउन चाहेगा वो तभी तक इंडिया में रह सकते हैं। ठीक है, यानी कोई टाइम पीरियड नहीं दिया था उनको। एंड नंबर 5 क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डेडिकेटेड 6 लॉ मेंबर को ऐड किया गया, और ये 6 लॉ मेंबर कौन होंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक अदर जज होंगे, और 4 मेंबर लोकल प्रेसिडेंसीज या प्रोविंसेस से आएंगे, यानी सेंटर में लोकल रिप्रेजेंटेशन आना स्टार्ट हो गया। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे कनेक्टेड with BNBI IAS for more such important videos. Thank you.